आज हम आपके समक्ष स्वसंधि के तीसरे सोपान पर चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा जो सोपान है, तीसरी जो सीढ़ी है स्वसंधि की, वह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आज हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप पूरे सिद्धांत और मनोयोग के साथ कुछ सूत्रात्मक पहलुओं पर चर्चा करते हुए इस संधि को आत्मसात करने का हम पावन प्रयास करेंगे। दीर्घ संधि में मूलतः हम 3 नियमों को लेकर के आपके समक्ष आ रहे हैं। 3 नियमों पर हम चर्चा करेंगे। उन नियमों के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भिन्न भिन्न पुस्तकों में बहुत विस्तृत रूप में देकर के विद्यार्थियों को एक उलझन और पसोपेश में और भ्रांति में डाला है। आज उन्हीं उलझनों और भ्रांतियों का निवारण करते हुए बेहद सरलतम ढंग से हम दीर्घ संधि के एक एक पहलू पर विचार करते हुए इस पर अपना पांडित्य हासिल करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दीर्घ संधि में हम 3 वर्णों पर चर्चा करेंगे आज। पहले आ को लेकर के, फिर सेकंड में ई को लेकर के, और तत्पश्चात हम बड़ा ऊ को लेकर के बात करेंगे। ए वाला जो पार्ट है, आ वाला पार्ट, ये शुद्धतम रूप से विद्यार्थियों के कॉमन सेंस पर निर्भर है। प्लस से पहले कहाँ अ की ध्वनि आएगी और प्लस के बाद कहाँ अ या आ स्वयं आएगा, ये विद्यार्थियों के विवेक पर निर्भर है। तत्पश्चात बी और सी जो नियम हैं उसमें हम काफ़ी कुछ सूत्र लेकर के आपके समक्ष आएंगे। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं दीर्घ संधि के प्रथम सोपान की ओर। इसमें हम देखेंगे पहले नियम के अंतर्गत कि प्लस से पहले अ की ध्वनि भी आ सकती है अथवा आ की भी ध्वनि आ सकती है, और प्लस के बाद अ या आ दोनों में से किसी एक की उपस्थिति बेहद जरूरी है। बराबर के बाद जो आ दिख रहा है उसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर शब्द में आ की ध्वनि आ रही है वहाँ से हम विच्छेद की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। बताओ उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण हम देख रहे हैं पूर्णावतार। हम इसमें देख रहे हैं कि आ की मात्रा ण पर है, तो ण तक का मैटर हम प्लस से पहले रखेंगे। तत्पश्चात ये फैसला करेंगे कि पूर्ण होता है या पूर्णा। ये जो शब्द ज्ञान है ये विद्यार्थियों के लिए बेहद अपेक्षित है। तो पूर्ण शब्द होता है, पूर्णा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्लस से पहले अ की ध्वनि आएगी। पीछे रह गया वतार। और वतार शब्द से पहले हमें अ या आ का प्रयोग करना होगा। यहाँ भी कॉमन सेंस की अपेक्षा रहेगी कि अवतार शब्द होता है, न कि अवतार। तो कहाँ अ होगा और कहाँ आ आएगा ये विद्यार्थियों के विवेकाधीन है। दूसरा है हिमालय। आ की मात्रा म पर है तो म तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए। यहाँ हिम ही रखेंगे क्योंकि हिमा कोई वर्ड नहीं होता। प्लस के बाद में आ स्वर का आगमन होगा क्योंकि पीछे बचा है लय। लय को लेकर के हम अलय नहीं कर सकते। आलय, आलय मतलब स्थान। तीसरा उदाहरण है उसमें अब हम देखेंगे कि कई बार 2-3 जगहों पर आ की मात्रा आ जाती है, तो विद्यार्थियों के लिए भी एक गफलत का विषय हो जाता है कि हम कहाँ से विच्छेद शुरू करें। तो जहाँ से शब्द की संरचना होती है, शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनता हुआ दिखाई देता है, वहीं से हम विच्छेद की प्रक्रिया करेंगे।
वैसे देखा जाए तो म के भी आ की मात्रा है, य के भी आ की मात्रा है, तो य से हम विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माया, यहाँ पर आ की ध्वनि आएगी क्योंकि अ लाएंगे तो माय कोई शब्द नहीं होता है। माया प्लस के बाद में अ या आ में से अधीन शब्द होता है। प्राय ये विद्यार्थियों को देखने के लिए मिलता है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि माया प्लस आधीन लिखा हुआ होता है और विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि किस क्रमांक में संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। तो आधीन शब्द हिंदी में होता ही नहीं है, अधीन ही होता है, इसलिए यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। कारावास में हम देखेंगे कि क पर भी आ गई आ की मात्रा, र पर भी आ गई मात्रा और व पर भी आ की मात्रा आ गई। तीन तीन जगह पर हम देख रहे हैं कि आ की मात्रा का आगमन हो रहा है। तो जहाँ से शब्द बनता हुआ दिखाई देगा वहीं से हम वहाँ विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो र तक का मैटर है वो इधर लाएंगे। अब यहाँ पर भी अनेक विद्यार्थी भ्रांति में पड़ जाते हैं कि कार प्लस आवास कर देते हैं। कार प्लस आवास का मतलब तो मोटर गैराज हो जाता है। कारा का अभिप्राय होता है कैदी, इसलिए शब्द आएगा कारा, र के आ की मात्रा लगाएंगे। फिर पीछे बच गया वास, वास से पहले अ या आ दोनों में से किसी एक स्वर का आगमन होगा, इसलिए आवास। तत्पश्चात प्रसंगानुकूल ग पर आ की मात्रा आई है तो ग तक का मैटर प्लस से पहले ले आए प्रसंग, और जो शब्द बचे हैं, अक्षर बचे हैं, उससे पूर्व हम अ का प्रयोग करेंगे तो प्रसंग प्लस अनुकूल हो गया। अन्याश्रित, अन्याश्रित में य पर आ की मात्रा है, य की आ की मात्रा होने के कारण य तक का मैटर प्लस से पहले आ गया। अन्य पीछे बच गया श्रित, श्रित से पहले आ का प्रयोग होगा, इसलिए आश्रित। प्रेमासक्त, प्रेम प्लस आसक्त। असक्त प्रयोग नहीं हो पाएगा यहाँ, असक्त मतलब कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। आसक्त मतलब डूबा हुआ, लीन। सहानुभूति, सह, क्योंकि ह पर आ की मात्रा है इसलिए ह तक का मैटर इधर आ गया, प्लस अनुभूति। अब अनुभूति शब्द होता है, अनुभूति शब्द नहीं होता है, इसलिए कहाँ प्लस के बाद में अ आएगा और कहाँ आ आएगा ये पूर्णतः विद्यार्थियों के विवेक पर निर्भर है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लगातार इस अभ्यास की प्रक्रिया से आप जुड़े रहेंगे तो आपको इस प्रकार का भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि प्लस के बाद में कहाँ अ का आगमन होगा और कहाँ आ का प्रयोग करना है। अंतिम उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं कुशासन, स पर आ की मात्रा है तो कुश शब्द हो गया। कुश एक तिनके होते हैं जो बहुत पैने और नुकीले होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पर मैं थोड़ा सा और प्रेरक प्रसंग डाल देता हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था कि गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे, 1 to 25 एज तक वो गुरुकुल आश्रम में ही रहा करते थे। गुरुदेव प्रत्येक विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उनको कार्यभार सौंपते थे। तो जो बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले होते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे, उनको कुश नामक तिनका लाने को कहा करते थे। कुश जो तिनका होता है वो आगे से बेहद नुकीला और पैना होता है, जरा सी असावधानी के चलते वह उंगली को चीर देता है। ऐसे में कुश एक तिनके का नाम हुआ और ये सब जो रूढ़ हो गया फिर कि कुश लाने वाला, कुशल, कुशल शब्द जो है वो कुश से बना है और यहाँ पर पीछे रह गया सन, सन से पहले आ का प्रयोग हुआ तो कुश प्लस आसन। ये तो हुआ आ को लेकर के हमारा विषय जो पूर्णतया आप लोगों पर ही निर्भर था। तत्पश्चात हम ई को लेकर के आपसे बात करेंगे। प्लस से पहले छोटी ई का प्रयोग होगा अथवा बड़ी ई का,
ध्वनि के रूप में, और प्लस के बाद में छोटी अथवा बड़ी स्वयं आएगी। और बराबर के बाद में जो बड़ी है, इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ बड़ी ई की मात्रा है वहाँ से हम विच्छेद की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। लेकिन ये सब समझने से पहले इन शब्दों पर और मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि ये प्लस से पहले जो परि, प्रति, अधि, अति, अभि और वि ये शब्द हैं, ये उपसर्ग वाले शब्द हैं और इन पर मूलतः विशुद्ध रूप से छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग होगा। तो इनसे रिलेटेड कोई भी शब्द अगर उदाहरण में आ रहा है तो प्लस से पहले हमेशा छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग किया जाएगा। और प्लस के बाद में जो बड़ी ई का प्रयोग है वो केवल 4 कंडीशन में ही लागू होगा। छ आने पर, स पूरा या स आधा, और आधा प आने पर प्लस के बाद में हमेशा बड़ी ई का प्रयोग होगा। इन सब बातों को हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और ये जो बातें हैं बहुत क्रांतिकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी इन उदाहरणों को हल करते समय इन शब्दों पर लगातार नज़र बनाए रखें। अब हम देख रहे हैं पहला उदाहरण गिरीश। गिरीश में र पर बड़ी ई की मात्रा है। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं उसमें तो छोटी ई का ही प्रयोग होता है, लेकिन जो मूल शब्द आ जाते हैं, अब मूल शब्द के अंतर्गत गिरी ऐसे भी लिखा जाता है और गिरी ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों लिखे जाते हैं। अब इस गिरी का मतलब तो हुआ पर्वत और इस गिरी का मतलब गिरना, जैसे कोई सीढ़ियों से गिरी, कोई स्कूटी से गिरी। तो इन दोनों शब्दों के अंतर को ध्यान में रखते हुए हम इस शब्द को लेकर के विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग हुआ, गिरी मतलब पर्वत और ईश मतलब स्वामी, पर्वतों का स्वामी मतलब हिमालय। तो गिरीश हिमालय का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर भी विद्यार्थी बहुतायत विद्यार्थी, बहुतेरे विद्यार्थी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। तो गिरी वो गिरना वाला हो गया जो दोनों को लेकर के कोई अर्थ प्रकट नहीं करता। तो र तक का मैटर इधर ले आए, छोटी की मात्रा का प्रयोग किया, पीछे बच गया अब केवल स आने पर हम देखेंगे कि हमेशा बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हम बड़ी ले आए। दूसरा उदाहरण परीक्षक। हम देख रहे हैं र पर बड़ी की मात्रा है तो र तक का मैटर इधर ले आए। अब यहाँ देखेंगे तो हम पाएंगे कि परी के छोटी की मात्रा है, क्योंकि ये उपसर्ग वाला शब्द है इसलिए छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। पीछे अब बच गया छक, छ और क। छ आने पर हमेशा बड़ी ई का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर ई का प्रयोग बड़ी के रूप में हम देख रहे हैं। तो इच्छक हो गया। तत्पश्चात वारिस। वारिस भी दो प्रकार से लिखा जाता है, छोटी ई भी होता है और बड़ी ई भी होता है। छोटी का मतलब तो हो गया जल, बड़ी का मतलब न्यौछावर, कुर्बान, लेकिन यहाँ पर वारी मतलब जल आएगा। जल का स्वामी, सागर का पर्यायवाची हुआ ये, इसलिए यहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। पीछे फिर स आ रहा है तो स आने पर नियम के अनुसार बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अगला उदाहरण है अतीन्द्रिय। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि त पर बड़ी की मात्रा है, तो त तक का मैटर इधर लेके आएंगे और इधर हम देखेंगे कि अति के छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। पीछे बच गया आधा न। आधा न यहाँ पर कहीं नहीं है, इसका मतलब छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा।
केवल इन 4 अक्षरों को लेकर के ही बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। शेष सारे अक्षर आने पर, कोई भी अक्षर आए वहाँ पर छोटी ई का ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इंद्रिय शब्द हो गया। तो अति प्लस इंद्रिय। तत्पश्चात अगला उदाहरण अधीक्षण। ध के बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा लगेगी क्योंकि उपसर्ग वाला शब्द यहाँ मौजूद है। आप इसको देखते जाइएगा और इधर हल करते जाइएगा। प्लस के बाद वाला मैटर है वो ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि 6 आ गया। 6 आने पर आप देख रहे हैं कि हमेशा बड़ी ई का ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पर भी बड़ी ई का प्रयोग हुआ। नारी स्वर, नारी हमेशा बड़ी के रूप में ही आती है। यण संधि में भी हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो नारी में बड़ी, पीछे स आधा रह गया, स आधा रहने पर बड़ी ई का प्रयोग होगा, तो ईश्वर के रूप में देख रहे हैं हम। तो नारी प्लस ईश्वर। अभिप्सा में भ के बड़ी की मात्रा है, तो भ तक का मैटर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये छोटी के रूप में है, तो यहाँ छोटी आ गया। पीछे बच गया आधा प। आधा प हम फिर यहाँ देख रहे हैं, आधा प आने पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इप्सा हो गया। फिर हम देख रहे हैं कविंद्र। कविंद्र में वह पर बड़ी की मात्रा है। अब कवि है वो छोटी ई के रूप में लिखा जाता है। मूल शब्द जो होता है उसमें आपको फैसला करना पड़ेगा कि छोटी होगी या बड़ी होगी। तो कवि छोटी ई के रूप में, पीछे फिर न बच गया, न आने पर छोटी, क्योंकि न इसमें नहीं है तो फिर छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस द्वितीय नियम में हमने ये जानने का बखूबी प्रयास किया कि जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं उसमें हमेशा छोटी की मात्रा का प्रयोग ही करेंगे, और प्लस के बाद में बड़ी कहाँ आएगी इस पर भी हमने आपको प्रत्येक का उदाहरण देकर के समझाने का बखूबी प्रयास किया। तो इस उम्मीद के साथ कि ये दोनों सोपान आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम दीर्घ संधि के तीसरे नियम की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा नियम, ध्यान देना कि दूसरा और तीसरा ये दोनों नियम हम जब गुण संधि करेंगे अगली संधि, तो पूर्णतः वो इन पर निर्भर रहेगी। जो विद्यार्थी दीर्घ संधि के बी और सी को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उनके लिए गुण संधि है वो एज ए सौगात रूप में, एक उपहार रूप में प्राप्त हो सकती है। सी में दीर्घ संधि के तीसरे नियम में भी हम देख रहे हैं कि प्लस से पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ की ध्वनि का आगमन होगा, तत्पश्चात प्लस के बाद में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ खुद आएगा, और बराबर के बाद में जो बड़ा ऊ है इसका अभिप्राय ये हुआ कि जहाँ बड़ा ऊ है वहाँ से हम विच्छेद की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। जहाँ आ रहा था वहाँ आ से किया, जहाँ बड़ी ई का प्रयोग हो रहा था वहाँ हमने बड़ी ई से विच्छेद शुरू किया। यहाँ पर ऊ आ रहा है तो जहाँ जहाँ बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है वहाँ से हम विच्छेद की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तीसरा वाला जो नियम है उसमें 100% आपको मेरे सूत्रात्मक पहलू जो है वो बहुत सहायक सिद्ध होंगे। कहीं कोई उलझन नहीं, कहीं कोई पसोपेश नहीं, बस देखते जाएं और करते जाएं। कहीं कोई अड़चन और रुकावट का नामो निशान नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि प्लस से पहले आप देखिएगा वधु, चमू, भू और सरयू, ये 4 शब्द दिए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्लस से पहले ये 4 शब्द ही बड़े ऊ के रूप में प्रयुक्त होंगे। शेष इनके अलावा और कोई भी शब्द आया वहाँ पर छोटा ऊ का ही प्रयोग होगा। इसलिए इन उदाहरणों को करते समय ऊपर लगातार देखते जाइएगा। इसमें है तब तो बड़ा ऊ करें, इसमें नहीं है, इन 4 में वो शब्द नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर छोटा ऊ का प्रयोग होगा। प्लस के बाद में हम देख रहे हैं कि ऊर्जा और ऊष्मा जो कि पावर से रिलेटेड है, शक्ति के पर्याय है। ऊर्मी मतलब लहर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ,
और ऊढ़ा मतलब मैरिड, विवाहित। ये 5 ऊ जो है ये ही बड़े होते हैं। इन 5 के अलावा और कोई ऊ आता है तो वहां पर छोटा ऊ का प्रयोग होगा। वधू शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। दुल्हन, चमू, चमू मतलब सेना, भू धरती, सरयू एक नदी का नाम। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने मानस में रखते हुए आइए इन उदाहरणों के बारे में हम क्रमशः चर्चा करते हैं। पहला शब्द देख रहे हैं मंजूषा। मंजूषा में प्रिय विद्यार्थियों बड़ा ऊ जो है वो ज पर आ रहा है, तो ज तक का मैटर हम इधर ले आए। अब हम देख रहे हैं 4 में ये मंजू शब्द नहीं है तो फिर यहाँ पर छोटा ऊ का प्रयोग हो गया। प्लस के अब जो बचा है सा, तो प्लस के बाद में सा शब्द को लेकर के यहाँ कोई शब्द नहीं आ रहा है, इट मीन्स प्लस के बाद में छोटा ऊ का प्रयोग होगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऊषा को लेकर के बड़ा ऊ लिख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस क्रमांक में विच्छेद सही नहीं है, तो ये ध्यान रखा जाए ऊषा में हमेशा छोटा ऊ का प्रयोग किया जाता है। चमूतम, चमू बड़ा ऊ म पर आ रहा है, चमू को लेकर के। चमू हम देख रहे हैं ये रहा, तो यहाँ है, इट मीन्स बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। पीछे बच गया तम, तम को लेकर के यहाँ कोई बड़ा ऊ नहीं है, तो यहाँ पर भी छोटा ऊ का प्रयोग हुआ। तो हम देख रहे हैं कि प्लस से पहले कहाँ छोटा ऊ आया, कहाँ बड़ा ऊ आया, ये सब इस चीज़ को देख करके बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जैसे नीट एंड क्लीन स्विमिंग पूल में कोई एक सिक्का उछालें तो दूर से ही हम उंगली से संकेत करके कह देते हैं कि वह रहा। इतना स्पष्ट इस नियम के माध्यम से इन उदाहरणों को हम बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। और जो पहली बार संधि के आंगन में अपना कदम रखने जा रहे हैं उसके लिए ये जो चीज़ें हैं वो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आती हैं। चौथा उदाहरण हम देख रहे हैं भानुर्ध्व। अब हम देख रहे हैं कि न पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो भानु को लेकर के हम ऊपर देख लेंगे बड़ा ऊ है किसी में, नहीं है तो फिर छोटा ऊ का प्रयोग होगा। पीछे बच गया ध आधा और वह के ऊपर, तो यहाँ हम देखेंगे बड़ा ऊ को लेकर के ये रहा, तो यहाँ ऊर्ध्व शब्द का हम बड़ा ऊ के रूप में प्रयोग करेंगे। तो कहाँ छोटा ऊ आया और कहाँ बड़ा ऊ आया, आप ऊपर नज़र डालते जाएं और ऑटोमेटिक हल करते जाएं। कटुक्ति, त पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि शब्द नहीं है कटु को लेकर के, तो यहाँ छोटा ऊ का प्रयोग हुआ। पीछे बच गया आधा क और ती, आधा और क ती कहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी छोटा ऊ का प्रयोग हुआ। कटु प्लस उक्ति। धातुष्मा में भी धातु यहाँ नहीं है, तो इसलिए छोटा ऊ यहाँ नहीं है, इसका मतलब हुआ, इसका अभिप्राय हुआ छोटा ऊ। पीछे बच गया आधा स षटकोण वाला और बाँ, हम यहाँ देखेंगे ये रहा, तो यहाँ बड़ा ऊ का प्रयोग करना है, तो उष्मा हो गया। वधु पालंब, वधु ऊपर बड़ा ऊ के रूप में है तो बड़ा ऊ आ गया। पीछे बच गया पालंब, पालंब को लेकर के कहीं कोई वर्ड नहीं है बड़ा ऊ का, तो यहाँ छोटा ऊ का प्रयोग हुआ। उपालंब मतलब उल्हाना, शिकायत, वधु का उल्हाना। सिंदूर में ध पर बड़ा हुआ है, तो ध तक का मैटर इधर ले आए। अब सिंधु यहाँ नहीं है इन 4 में, इसमें छोटा ऊ लगेगा। फिर मी बच गया और र, मी और ऊपर र, तो उर्मी हो गया। उर्मी मतलब लहर, सागर की लहर। भू परी, बड़ा ऊ भू पर है, भ पर है, तो ये रहा, तो यहाँ भू हो गया। पीछे बच गया परी, परी से पहले छोटा ऊ होगा या बड़ा हो, इधर एक नज़र डाल लेंगे, नहीं है, इसका मतलब छोटा ऊ का प्रयोग होगा। सरयूर में
य पर है बड़ा ऊ, हम यहाँ देखेंगे ये रहा सरयू, तो सरयू को ज्यों का त्यों लिख लिया। पीछे मी पर र है, मी पर र होने के कारण बड़ा ऊ आ जाएगा, सरयू नदी की लहर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया कि कहाँ छोटा ऊ आएगा प्लस से पहले और कहाँ प्लस के बाद में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन नियमों को, इन सूत्रात्मक पहलुओं को अपने मानस पटल पर रखते हुए अगर हम लगातार अभ्यास की प्रक्रिया से सतत जुड़े रहेंगे तो निस्संदेह संधि पर हम बहुत कम समय में अपनी महारत हासिल करके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम फहराने में सहजता, सरलता और सुगमता रहेगी। अतः आपसे गुजारिश यही रहेगी कि विंग्स एकेडमी के द्वारा प्रायोजित इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों और विशेष रूप से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो ये चैनल्स है इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। अपने आसपास जितने भी अपनी मित्रता सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम हैं उनको आप अवश्य इस उपयोगी चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।